हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक जो पढ़ा था वो था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के टाइप्स, जिसमें हमने 2 टाइप्स के बारे में पढ़ा जो कि थे ट्रेडिशनल मेथड्स और बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स। 2 हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड हमारा टॉपिक है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। These devices are plastic or metal objects placed in the uterus of a female. IUDs are inserted by doctor or trained nurse into the female uterus through vagina. IUDs जो होती हैं वो किससे बनी हुई होती है? प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो कि फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट की जाती है या वहाँ वर्क करती है। IUDs are inserted by doctor or trained nurse into the female uterus through vagina. किसके थ्रू अप्लाई की जाती है? ट्रेंड जो डॉक्टर्स और नर्सेज होती है उनके थ्रू। डिफरेंट टाइप ऑफ IUDs आर अवेलेबल नाउ अ डेज। बहुत सारी अलग अलग टाइप्स के IUDs आजकल अवेलेबल है। These may be categorized as non-medicated IUDs. Example, lips lube. कॉपर रिलीजिंग IUDs वो सारी IUDs जिनसे कॉपर रिलीज होता है, कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड दी हार्मोन रिलीजिंग IUDs फॉर एग्जाम्पल प्रोजेस्टासर्ट LNG 20. Intrauterine devices increase phagocytosis of spermatozoa within the uterus. जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं? स्पर्मेटोजोआ। आप सब जानते हैं कि स्पर्म को पहले जब वो वेजाइना में एंट्री करता है उस टाइम क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजोआ। तो उस स्पर्मेटोजोआ का फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। फैगोसाइटोसिस मतलब उसे किल कर देती हैं। एंड द कॉपर आयंस रिलीज्ड बाय सम IUDs, कुछ IUDs से जो कॉपर आयंस रिलीज होते हैं सप्रेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एज वेल एज देयर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। वो जो कॉपर उनसे रिलीज होता है वो क्या करता है? स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करता है। जैसे कि यहाँ इमेज दिया हुआ है, ये आप लोग सब ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पढ़ा है, अच्छे से स्टडी किया है। तो हम देख रहे हैं ये क्या है? ये है यूट्रस और ये वाला जो पार्ट है ये है सर्विक्स। तो ये यहाँ पे कॉपर टी आपको दिख रही है, ये कॉपर टी लगाई हुई है जिससे कि कॉपर रिलीज हो रहा है और यहाँ पे ये सर्विक्स को क्लोज कर रही है जिससे कि यहाँ वेजाइना में जब स्पर्म रिलीज हो तो वो स्पर्म रिलीज होने के बाद सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में ना आ पाए। तो इस तरह से सारी जो प्रॉपर्टीज है वो वर्क करती हैं। द हार्मोन रिलीजिंग IUDs इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। कुछ हार्मोन रिलेटेड जो IUDs होती हैं वो क्या करती हैं? यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन आप सब जानते हैं क्या होता है? एम्ब्रियो का एंडोमेट्रियम जो होती है यूट्रस की वॉल उसमें जाके अटैच हो जाना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। तो वो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसुटेबल कर देती हैं कुछ हार्मोन रिलीजिंग IUDs जिनसे कि हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस और ओरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। ओरल पिल्स आर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यूज्ड बाय फीमेल्स इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। यानी टैबलेट्स के फॉर्म में क्या होता है? या तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होगा। किस फॉर्म में? टैबलेट्स के फॉर्म में। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, जिससे कि ओव्यूलेशन रुक जाता है, एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज चेंज द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। ये क्या करते हैं? ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को नहीं होने देते और सर्वाइकल म्यूकस की जो क्वालिटी होती है उसे भी क्या कर देते हैं? चेंज, जिससे कि वो स्पर्म्स को एंट्री न दे। Administration of progesterone and progesterone estrogen combination within 72 hours of coitus is found to be very effective as emergency contraceptive. अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल की बॉडी में उसका लेवल ज़्यादा हो जाए या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन बढ़ जाए, कब? कोइटस होने के 72 आवर्स के बीच में, तो उससे क्या होगा कि प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन, ये जो प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कंबाइंड लेवल होगा वो क्या नहीं होने देगा? इम्प्लांटेशन। तो प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होगी। Pills are normally taken daily for a period of 21 days, starting preferable within the first 5 days of menstrual cycle. Pills जो होती है वो normally कब ली जाती है? Daily for a period of 21 days,
starting preferable within the first 5 days of menstrual cycle. Its intake has to be repeated after a gap of 7 days. 21 days तक ली जाती है और जब दोबारा स्टार्ट की जाती है 21 डेज के बाद तो उसमें कितना गैप दिया जाता है? 7 डेज का। The birth control pills have few side effects such as nausea, breast tenderness, weight gain, breakthrough bleeding and high blood pressure. बर्थ कंट्रोल पिल्स को लेने के कुछ साइड इफेक्ट्स है जैसे नोजिया यानी घबराहट होना एंड ये सब, थकान रहना, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट में जो है वो इंचिंग और ब्रेस्ट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वेट गेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग यानी विदाउट स्टॉपेज बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है और हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बहुत सारे टाइप्स है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, मेन कितने हैं? 3। फर्स्ट है मिनी पिल्स। दीज पिल्स कंटेन प्रोजेस्टेरोन अलोन। ये जो पिल्स होती है मिनी पिल्स, इसमें सिर्फ सिंगल हार्मोन होता है, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। सहेली पिल इज टेकन वंस इन अ वीक आफ्टर एन इनिशियल इनटेक ऑफ ट्वाइस अ वीक डोज फॉर 3 मंथ्स। सबसे सहेली जो पिल है वो है वीक में एक बार ली जाती है और इनिशियली जो है 3 मंथ्स तक उसे ट्वाइस अ वीक भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कंबाइंड पिल्स। अ कंबाइंड पिल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बर्थ कंट्रोल पिल। सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो कौन सी है? कंबाइंड पिल्स। इट कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इन डोजेस हाई इनफ टू चेक ओव्यूलेशन। ये जो होती है कंबाइंड पिल्स, कंबाइंड का क्या मतलब है? 2 चीजों का कॉम्बिनेशन। तो इसमें किसका कॉम्बिनेशन नेसेसरी है? हॉर्मोन्स का। तो जो कंबाइंड पिल्स होती हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। और वो क्या करता है? उसके जो हाई डोजेज हैं उसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। एग्जाम्पल क्या है? माला डी एंड माला एन। Emergency contraceptive pills. Nowadays options are available that can either prevent pregnancy or terminate pregnancy early on when intercourse has occurred without use of any birth control method. ये जो emergency contraceptive pills होती हैं ये क्या करती हैं? प्रेगनेंसी नहीं होने देती और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी कर देती है जब अगर ये इंटरकोर्स के कुछ समय बाद ही लिया जाए और अगर इंटरकोर्स बिना किसी बर्थ कंट्रोल मेथड के हो तो। दीज आर अ सीरीज ऑफ 4 पिल्स। इस टाइप्स की पिल्स जो होती है वो सीरीज होती है 4 पिल्स की। किस नेम से सेल होती है ये? सेल होती है ये प्रिवेन, विच मस्ट बी टेकन विद इन 72 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स। और ये जो इस टाइप्स की जो पिल्स होती हैं उन्हें इंटरकोर्स के 72 आवर्स के बीच में ही लेना नेसेसरी होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंजेक्शन एंड इम्प्लांट। सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव सच एज प्रोजेस्टेरोन, मिनिपिल और progestogen in combination with estrogen are also used by females as injection or implants under the skin of upper arm. ये सेम ही हार्मोन्स का लेवल हमें बढ़ाना है तो एक और तरीका है बॉडी में हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाने का कि उनका प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंजेक्शन के थ्रू। और इंजेक्शन भी कहाँ लगेगा? अपर आर्म की स्किन में। देयर mode of action is similar to that of pills but they remain effective for longer duration. इंजेक्शन जो है वो काफी टाइम तक इफेक्टिव रहता है। They prevent pregnancy for 3 to 4 years. ये कितने? 3 to 4 years तक प्रेगनेंसी को से किसी भी फीमेल को क्या करेंगे? प्रिवेंट कराएंगे। यानी 3 to 4 years अगर मेल और फीमेल में इंटरकोर्स होता भी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो भी वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। नेक्स्ट जो मेथड है वो है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड नेम से ही जैसा कि समझ में आ रहा है ऑपरेशंस के थ्रू जो है वो कॉन्सेप्शन नहीं होगा, मतलब ऑपरेशन होने से जो कंसीव नहीं कर पाएगी एक फीमेल। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन। सर्जिकल मेथड्स को और क्या कहा जाता है? स्टरलाइजेशन। इट इज यूज्ड एज टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। ये टर्मिनल मेथड है और किस में हो सकता है? दोनों में, मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। इन सर्जिकल मेथड्स में ऐसा होता है कि एक बार अगर सर्जरी हो गई तो दोबारा उसे वापस उस सर्जरी के बाद किसी भी फीमेल या मेल का फर्टाइल हो पाना पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी वो कभी भी, एक फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी और एक मेल कभी भी अपने स्पर्म्स के थ्रू किसी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। तो सर्जिकल मेथड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है वेसेक्टोमी जो कि किस में होती है? मेल्स में। वेसेक्टोमी इज अ सर्जिकल मेथड इन मेल। A small part of vas deferens is removed
और tied up through a small incision on the scrotum to prevent release of sperm। जो स्क्रोटम है उसके आउटर साइड पे जो क्या होती है वास डिफरेंस, उसे क्या किया जाता है, उसका एक छोटे से पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया जाता है और फिर जो कट किया हुआ पार्ट है उसे क्या किया जाता है टाई कर दिया जाता है जिससे कि स्पर्म जो है वो ट्रांसफर ना हो सके सेमिनल वेसिकल में, और जब सेमिनल वेसिकल में नहीं पहुंचेंगे तो आगे का प्रोसीजर नहीं होगा, तो वो फीमेल की वेजाइना में भी नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड इन फीमेल्स इन विच स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड सर्जिकली। जैसे वेसेक्टोमी में क्या किया, वास डिफरेंस को एक छोटे पार्ट को रिमूव कर दिया गया, वैसे ही ट्यूबेक्टोमी में जो क्या होती है फेलोपियन ट्यूब उसके एक छोटे पार्ट को सर्जरी के थ्रू क्या कर दिया गया, रिमूव। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ये जो सारी ये दोनों टेक्निक्स हैं हाईली इफेक्टिव होती है पर इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, यानी इनको रिवर्स कर पाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब हम डायग्राम से समझते हैं कि कैसे हो रही है ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी। ये जो फर्स्ट है ये वेसेक्टोमी है, तो आप देख रहे हैं आपने दोनों सिस्टम्स के डायग्राम को पहले भी देखा है, तो आप सब जानते हैं ये क्या है स्क्रोटम, ये है एपिडाइडिमिस, फिर इसके पीछे से ये जो वास डिफरेंस ये ओरिजिनेट हो रही है। तो जैसा कि अभी हमने वेसेक्टोमी में पढ़ा था कि इसमें वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है दोनों पोर्शंस को। तो ये देखिए यहाँ से कट लगाया सर्जरी के थ्रू वास डिफरेंस में दोनों साइड से, क्योंकि अगर सिर्फ एक साइड से लगाएंगे तो एक साइड से स्पर्म्स का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन दोनों साइड पे कट लगाया, कट लगाने के बाद दोनों पोर्शन को अलग अलग टाई कर दिया गया जिससे कि स्पर्म्स यहाँ तक तो पहुंचेंगे दोनों साइड में, लेकिन इससे आगे सेमिनल वेसिकल में नहीं पहुंच पाएंगे। देन है नेक्स्ट ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में भी सेम प्रोसीजर है, जैसा कि ट्यूब वर्ड से पता चल रहा है आपको। ट्यूब को कट करेंगे तो कौन सी ट्यूब को कट करेंगे, यहाँ फेलोपियन ट्यूब को, इसको यहाँ से कट करके वही दोनों पोर्शंस को ब्लॉक कर दिया गया, टाई कर दिया गया, जिससे कि जो ओवम है वो यहाँ रिलीज तो हो लेकिन क्या ना हो सके, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सके, क्योंकि ये इस पोर्शन से इस पोर्शन में ओवम पहुंचेगा ही नहीं, और यहाँ से जो स्पर्म आएंगे वो जब ओवम पहुंचेगा ही नहीं तो उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से सर्जिकल मेथड्स होते हैं ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, देखते हैं क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द selection of contraceptive method should be taken under the consultation of doctors। क्या होता है कि बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं इनको किसके अंडर किया जाए, डॉक्टर्स के कंसल्टेशन से होना चाहिए। विदाउट डॉक्टर्स के कंसल्टेशन से कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं करना चाहिए। दे हैव इल इफेक्ट्स लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट कैंसर। अगर विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन से हो तो साइड इफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो सकती है एक्सेसिव, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ठीक से नहीं ऑपरेट होगा, और इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी टाइम तक, और इवन इनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर भी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। It plays important role in decreasing population by aborting unwanted pregnancy। ये जो MTP है ये बहुत important रोल अदा करता है किसमें, पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने में। इन इंडिया MTP इज लीगलाइज्ड इन 1971। इंडिया में MTP कब लीगलाइज्ड हुई, 1971 में, विद सम restriction to prevent its misuse such as indiscriminate and illegal female feticides। इंडिया में जब ये लीगलाइज्ड हुई थी MTP कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ हुई थी, जिसमें क्या था, मिसयूज ना हो उसका, और जो इलीगल फीमेल फेटिसाइड्स हैं वो चीज़ें ना हो, यानी फीमेल के टेस्ट जो आप पढ़ चुके हैं, टेस्ट के थ्रू ये नहीं पता लगाया जाए कि कोई फीमेल है तो फीमेल होने पर अबॉर्शन ना किया जाए। ये रेस्ट्रिक्शन के साथ ये जो MTP है ये लीगलाइज हुई थी। MTP is used to get rid of unwanted pregnancy, this due to unprotected intercourse or failure of contraceptive use during coitus or rapes। MTP किसके लिए यूज होती है कि जो unwanted pregnancies हैं, अगर कभी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो
या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो, और किस टाइम पे, कोइटस और रेप्स के टाइम पे, तो इस एमटीपी के थ्रू जो प्रेगनेंसी है उसे क्या किया जा सकता है, रिमूव। When pregnancy continuation could be harmful or even fetal to mother or fetus। अगर कब यूज हो सकता है एमटीपी का, कि जब जो बेबी है वो मदर के लिए हार्मफुल हो या जो बेबी अंदर डेवलप हो रहा है उससे भी कुछ हार्म हो, तो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना करने पर भी किसमें हेल्प करेगा, ये एमटीपी हेल्प करेगा, जिससे कि उसका प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए। नेक्स्ट है एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी जो है वो कब तक कंसिडर की जाती है, एमटीपीज फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी स्टार्टिंग 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी की, या फिर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक एमटीपी को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद एमटीपी का यूज करना बेनिफिशियल नहीं होता। सेकेंड 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड ट्राइमेस्टर एमटीपीज आर मच मोर रिस्क। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी को कराया जाए या प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाए तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिस्की। सिग्निफिकेंस ऑफ एमटीपीज, एमटीपीज हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। एमटीपी किसमें हेल्प करता है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज से फ्री होने में। दीज ऑल्सो हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ सच प्रेगनेंसीज विच मे बी हार्मफुल और फेटल टू आइदर मदर और द फीटस और टू बोथ मदर एंड फीटस। अगर कोई हार्मफुल प्रेगनेंसी हो जिसमें मदर या फीटस किसी को भी हार्म हो रहा हो, तो उसमें उस टाइप की प्रेगनेंसी को भी रिमूव करने में एमटीपीज हेल्प करती हैं। एमटीपीज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन डिक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। सबसे मेन जो इफेक्ट है या सिग्निफिकेंस एमटीपी का वो यही है कि एमटीपी किसमें हेल्प करती है, पॉपुलेशन को इंक्रीज होने से रोकती है। जैसे एमटीपीज के बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, वैसे कुछ ड्रॉबैक भी है। एमटीपीज बीइंग मिसयूज्ड इवन द नॉर्मल फीमेल फीट यूजर्स। एमटीपी जो है वो मिसयूज किया जाता है, क्यों, जब जो है फीमेल, उसके घर वालों को पता ये चल जाता है कि जो बेबी है वॉर्म में मदर के वो फीमेल है, तो वो लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा देते हैं। तो ये क्या है, सबसे बड़ा मिसयूज है एमटीपी का। इन इंडिया इट इज लीगली परफॉर्म्ड। एमटीपी जो है वो लीगली परफॉर्म्ड होती है, और ये सब जो फीमेल फिट यूजर्स है ये सब भी लीगली होते हैं इंडिया में। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका, एमटीपी का। ठीक है, बाकी आगे कंटिन्यू हम करेंगे कल।